बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस व्लॉग को आप पिछले व्लॉग का अगला पार्ट समझें, उसका दूसरा हिस्सा समझें, क्योंकि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इस वक्त लोगों की जेबों में, उनके हाथों में प्लान्स हैं, लिखे हुए प्लान्स हैं जिनके ऊपर वो अमल दरामद करवाने निकल पड़े हैं। उनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। नवाज़ शरीफ साहब अपनी पार्टी से क्या मुशावरत कर रहे हैं और उनके प्लान्स क्या हैं, ये एक बताने वाली बात है। और इस सारी सूरत हाल जो पिछले 6 अक्टूबर से ऑनवर्ड, वैसे तो ये पुरानी बात है, पुराना किस्सा है, जो खटपट थी, अपनी मर्ज़ी थी, मनमानी थी, मर्ज़ी थी कि सितारों की चाल तो ये है वो है, उस वजह से मैंने उसको नहीं छोड़ना, उसको नहीं जाने देना, उसको और टाइम देना है। माफ़ी चाहता हूँ। इन सारी बातों के बावजूद जो मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन एंड पे तो वो एक्सप्लोजर तो होना ही था ना, जिसको कहते हैं वो धमाका, वो हो गया। वो 6 अक्टूबर का दिन था। इस सारे टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो घबरा रहा है, यानी कि इमरान खान साहब की जो ये 12 दिन की जो काविश है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा परेशान है, जिसका पेट लूज़ हो चुका है, वो कहता है लूज़ मोशन शुरू हो चुके हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वो कौन है? वो है लाची वाली सरकार। लाची वाली सरकार कौन सी है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ये इसी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो प्लान पहले आ जाए जो नवाज शरीफ साहब ने डिस्कस किया है मुस्लिम लीग नून के इंतहाई करीबी जो उनके रफ़क़ाकार हैं उनके साथ, कि इस सूरत हाल में अब नेक्स्ट स्टेप नून लीग का क्या होना चाहिए। मुख्तलिफ मशवरे दिए गए कि जी कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ जो है सड़कों पे निकल आए, ये कर ले वो कर ले। तो सबसे जो अहम बात जो नवाज शरीफ साहब ने कही, तो उन्होंने कहा कि क्या ख्याल है कि अगर हम इस बात पर गौर करें कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, और इसके लिए हालात बड़े साजगार हैं। साजगार किस तरह से हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि वो मतलब फिक पै गई है। वो जो मैंने पहले आपसे कहा था कि ये वो आईना है जिसमें दरार आ चुकी है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हुकूमत होती है पाकिस्तान की, मरबजा जो तरीक़ाकार है या जो भी इसको कह लें, जो प्रैक्टिस है कि जब आपकी ये मतलब एक दफ़ा अनबन हो जाए तो वो फिर वो शीशे की मानंद हो जाता है, जिसमें एक दरार आ जाती है और फिर वो शीशा फारिग करना पड़ता है। ये मतलब ये बार बार की तारीख जो दोहराई जाती है पाकिस्तान में, ये आपके सामने है। तो लिहाजा एक तो मौका अच्छा है, ये सियासत का तकाज़ा है, हालात का तकाज़ा है, ये मतकाज़ी हैं हालात, यानी कि नून लीग से कि अगर वो स्टेप इन नहीं करेंगे तो फारिग हो जाएंगे। तो इसके लिए मतलब एक तो साजगार ये है कि जनाब के जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, वो कोई थे कर्नल लियाकत साहब, आप वो सुना है आज वो भी फायर कर दिए गए हैं। वो जो पार्लियामेंट में कानून साजी जिनका था वो वाले, वो कर्नल साहब भी फारिग हो गए हैं। तो लिहाजा अब वो कर्नल साहब नहीं है तो शायद उनकी जगह कोई नया कर्नल ना लगाया जाए। तो ये नहीं, चांस लेने की बात है, और शायद मुदाखलत ना हो, ना कैमरे लगें। वो आपको याद है ना कि वो जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो वो 3-4 कैमरे निकल आए थे। वो मुसद्दक मलिक साहब और नवाज खोखर, जो क्या नाम है जी उनका, खोखर साहब का, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब सेनेटर, दोनों इन्होंने ये कैमरे पकड़े थे, आपको याद होगा। तो इस तरह की हो सकता है कि इस तरह की कोई मुहिम जोई ना हो, कोई मुदाखलत ना हो, एक चांस तो है। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑलरेडी एक खुली ऑफ़र है, और वो खुली ऑफ़र है, बंदे भी हैं, और फिर जहांगीर तरीन साहब, मज़े की बात है ये, आप क्या हसीन इत्तफाक है कि वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी जो लंदन वाली रहाइशगाह है वहाँ पर कली कुली करवाने गए हों, या कि मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ कि धूड़ बहुत इतनी पैगी पाने हूँ, तो हो सकता है, लेकिन चांस तो वो लेंगे। वो जाहिर है कि वो जब सियासत, मैं तो जहांगीर तरीन साहब को अच्छा मैनेजर समझता हूँ, अच्छा पॉलिटिशियन नहीं समझता। मैनेजर से ज़्यादा वो कह लें कि एक कारोबारी शख्सियत है और चीज़ों को अच्छा मैनेज कर लेते हैं। और कारोबारी आदमी जो है वो जो अब कह लें कि जो फैसला साज कुव्वतें होती हैं या जिनके साथ ठीक बना के रखनी चाहिए उनके साथ वो बना के रखते हैं। कारोबारी बंदे की तो यही होता है ना, जो उसको कहते हैं क्वालिटी होती है। और जब उनको कहा गया कि इकट्ठे हो जाओ, 30-35 बंदे लेके वो इकट्ठे हो गए। फिर जब उनको मतलब वो तो एक चड्डी के वो हैं मुंतज़र, तो हो सकता है कि कोई चड्डी
किसी ने दिखाई हो और वो लंदन पहुंच गए हो। और ये मेरे तो समझ में नहीं आती बात, या कह लें कि ये मैं इसको इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि वो लंदन में हों और वो नवाज शरीफ से मिलने की कोशिश ना करें। पहले भी हुई थी, अगर आपको याद होगा कि जब वो जिन दिनों पिछले साल वो चीनी का शोर पड़ा था, शुगर माफिया, वो पीछे कहानी और थी। IB ने फ़ोन पकड़ा था, एक टेलीफोन कॉल पकड़ी थी, क्योंकि भाएं तो थले लाई जा रहे थे ना पार्टियों को। मतलब आज़म खान चेता हो गया, जहांगीर तरीन फारग हो गया, तो फिर जहांगीर तरीन साहब के भी अंदर में वो कोई मचला तूफ़ान। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि वो पिछली दफ़ा भी ट्राई की थी उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मिलने की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने शराइत कुछ इस तरह की रख दी थी कि जनाब के फिर अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप ये बातें करेंगे तो फिर जनाब आगे बात बढ़ेगी। तो वो तो नहीं हो सकी बात। तो अब हो सकता है कि वो दोबारा ट्राई करें। तो लिहाजा चीज़ें बड़ी मैनेजेबल हैं, यानी चीज़ें वो हैं कि जो नज़र आ रही हैं कि ये काम बन सकता है। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसका अगला स्टेप यही होगा, करीनस के आस है। इस वक्त पार्टी के अंदर गौर खौज चल रहा है और पीपल्स पार्टी का जो इस बारे में इन हाउस तब्दीली का जो है कहना या जो उनका पेश करदा फार्मूला है, वो तो ये है कि जी हमने पंजाब से शुरू करनी है। पंजाब में ये आसानी से हो सकता है। पंजाब में उनके पास काफ़ी सारे बंदे हैं, कुछ 60 के करीब, जो किसी भी वक्त जो है वो लब्बैक कह देंगे। आप उनको आवाज़ देंगे और वो लब्बैक कह देंगे। शर्त उनकी ये है कि उनको अगली जो टिकट है अगले इलेक्शन में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिले, ये उनकी शर्त है। तो जाहिर है कि फिर जब आप चीज़ें इस तरह की मैनेज करते हैं, ये सियासी उखाड़ पिछाड़ जब करते हैं, तो फिर ये कुछ आपको पे करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो जाहिर है कि नून लीग इसके ऊपर सोचेगी भी और शायद उसको करना भी पड़े। लेकिन वो कहते हैं कि सियासत में उधार जो होता है वो नहीं चलता, नकद सौदेबाजी होती है। तो पता नहीं वो क्या नकद सौदेबाजी होगी या फिर कोई गारंटी इस तरह की होगी, जो भी है। तो वो जो लाची वाली सरकार है, वो उस्मान बुज़दार है, वो उनको मैंने लाची वाली सरकार इसलिए कहा कि पिछले 1.5 हफ्ता पहले उन्होंने वो कोई कमज़ोर सी इलाची उनकी चाय में आई और उन्होंने इंक्वायरी होल्ड करवा दी कि केड़ा जनाब जिन्हें अकबरी मंडी तो लाचियाँ गलत ले आया। तो वो हुकूमतियाँ शुतलियाँ भी उन्होंने की। वो इन दिनों बड़े घबराए हुए हैं। मैं आपको सिक्का बंद रिपोर्ट दे रहा हूँ, पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि वो अपने जो ब्यूरोक्रेट हजरात हैं उनके साथ बैठ के जो आजकल गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो ये करेंगे साईं गाल तो दसो कि नेब दी जड़ियाँ जेलां ने वो किड़ियां होंदियां ने समझ रहे हैं बात। अब उनको फ़िक्र लाहक हो गई है कि भैन मैं तो वो आदमी हूँ जिसके ऊपर गुस्सा ही बड़ा। किसको गुस्सा है? उनका गुस्सा जिनका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। यानी वो जो नहीं चाहते थे कि उस्मान बुज़दार साहब की सूरत जो है वो पंजाब के ऊपर गालिब रहे और बदनामी का बाइस बनती रहे। काम वो टके का नहीं करते। करप्शन की कहानियाँ उनकी सीना गज़ट मशहूर तरीन है। और ये अलग बात कि इमरान खान साहब कहते हैं तो ईमानदार बंदा कोई नहीं, लेकिन पंजाब में इमरान खान साहब पंजाब में कभी कभी आते हैं। पंजाब में तो जनाब उनकी दास्तानें बड़ी मशहूर है। तो यूँ जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनको पता है कि जनाब के मैंने सबसे पहले जो फंदा पड़ना है वो मेरे गले में पड़ना है। मैंने बहुत से लोगों को भी नाराज़ किया है, मैंने परफॉर्म भी ठीक नहीं किया। करप्शन के अलग किस्से हैं। वो नैब की पूछ रहे हैं कि जी कि अच्छा वो वहाँ पर क्या खाने को क्या मिलता है। उन्होंने कहा जी कि वो बेसमेंट के में उनके कमरे हैं, उन्हीं को उन्होंने जेल बनाया हुआ है और वो ठीक है। वो क्योंकि मुजरिम जो वहाँ पर मुलजिम जो होते हैं वो ज़रा बड़े लोग होते हैं तो उनको ज़रा थोड़े से अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो साईं खाना घरों घन भी थीदा है, इस तरह करके उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा जी घर से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुक रखा हुआ है, आप उनको जो कहें वो आपको बना देते हैं। अच्छा। फिर दूसरी उन्होंने एक और ऑर्डर कर दिया कि जी पंजाब की जो जेलें एक तो इनके वॉशरूम्स वगैरह ठीक किए जाएँ, टाइलें शाइलें लगाई जाएँ और खाने में रोज़ाना सुबह कैदियों को हलवा दिया जाए। हलवे तो मैंने हासा आ गया और इस पर हलवे वाला मुझे लतीफ़ा याद आ गया। फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर कभी वो हलवे वाला लतीफ़ा सुनाऊंगा मैं आपको, हलवे पकाओ। और लेकिन इसके लिए उन्होंने कह दिया कि जी कि ये जितने भी खर्चे होने हैं ना ये आपने अपने खुद अरेंज करने हैं, एहतियात लें या जो भी मुखैर हजरात से। ये जो जेल हुकाम है उनको ये उन्होंने कहा है हलवे भी तुसी रोज़ पका खाने ने। लेकिन और ये जो कैंप जेल है ये वाली, इसके जो जेलर साहब हैं वो किसी दोस्त को बता रहे थे कि हमने तो इसके ऊपर अमल भी शुरू कर दिया, रोज़ हलवे खवा रहे हैं, बहुत पैसे लग रहे हैं।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ یار کہ یہ اب اگلا سٹیپ یہی ہونا ہے، اور مطلب کہ اور سب سے پہلے پنجاب ہٹ کیا جائے گا، پنجاب ہٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر انتظامیہ اپنے کنٹرول میں کر کے اور پھر وفاق کی طرف منہ کیا جائے گا، اس طرف رخ کیا جائے گا، اور وہاں پر بھی کوئی یعنی 8-9 ووٹوں والا چکر ہے۔ تو اگین نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ رابطے بڑھائے جائیں، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب آپ نے جن سے بات کرنی ہے، یعنی مطلب اب یہ تھوڑی سی میں سینسٹیو بات کرنے لگا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے جج کرنا ہے، اور ان سے جس نے بھی رابطہ کرنا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ جی کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ اب آپ نے، کیونکہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ عین ٹائم کے اوپر پھر کوئی ہاتھ ہو جائے، پھر کوئی لیاقت صاحب جو ہیں وہ بھگت جائیں ادھر، مطلب وہ تحریک کیا ہوتی ہے جی، یہ والی تحریک عدم اعتماد میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیں، تو پہلی گارنٹی ہم نے یہ لینی ہے کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ اب یہاں پر میرے جیسے کوئی بندے تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور یہ نیوٹرل ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ نیوٹرل ہوتے ہیں، یا نیوٹرل کا سائن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے، یہ جیسچر ہوتے ہیں، اور آپ چونکہ اس دھندے میں ہیں یعنی کہ سیاست میں ہیں، اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ہواؤں کے رخ دیکھ کے، لوگوں کے لب و لہجے دیکھ کے، ہونے والی حرکات و سکنات کہ کس کو کہاں پہ لگایا جا رہا ہے، کہاں سے پوسٹ کیا جا رہا ہے، کہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ جج۔ ہاں پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر ہینکی بینکی ہوئی تو پھر ہم بہت وسیع پیمانے کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی میں نے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ برف پگھل چکی ہے، میں نے ان کی بات مان لی ہے، اور میں نے جناب، لیکن آپ نے ایک ادارے کے وقار کو مجروح کیا، اس کو وقار ہی کہنا چاہیے، ایک ڈسپلنڈ فورس جو اپنے ڈسپلن پر کمپرومائز نہیں کرتی، اور جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ یعنی میں ود ان دا اسٹرکچر یا ود ان دا انسٹیٹیوشن بات کر رہا ہوں، یا ادارہ ڈپارٹمنٹ اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر تو جناب یہ ویسے بھی عام سرکاری دفاتر میں بھی ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان آرمی میں بہت زیادہ ڈسپلن کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ ڈسپلن نہ ہو تو پھر فوج نہیں ہوتی۔ تو اس ڈسپلن کا وقار مجروح ہوا، یا اس ڈسپلن کو آپ سمجھیں کہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ بات میرا نہیں خیال کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہضم ہو سکتی ہے، یا یہ بات اگنور ہو، نہیں کوئی گل نہیں، وہ بیچارے نے سمجھ نہیں ہے کہ انج نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں ہے کہ ابا جی نے کہا تو کوئی گل نہیں یار، بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اسٹیٹ ہے، یہ ریاست ہے، اور اس کے معاملات جو ہیں وہ سیریسلی چلائے جاتے ہیں، اور جو سیریسلی نہیں چلا پاتے ان کو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ عمران خان صاحب جو برف پگھل گئی اور وہ نوٹیفیکیشن جاری کر بھی دیتے ہیں جمعے کو جنرل ندیم احمد انجم صاحب کا، تو بظاہر تو لگ رہا ہوگا کہ ہر یعنی کہ دریا سکون سے بہہ رہا ہے، لیکن جو اوپر والا سکون ہے اس کے نیچے ایک طوفان برپا ہوگا، اور یہ طوفان جو برپا ہوگا یہ ہمیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز سے نظر آئے گا، اور یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی کہ ہوئی۔ یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ جی کہ ہم نے وہ اب احتجاجی مہم شروع کرنے لگے ہیں مہنگائی کے خلاف۔ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، لیکن اصل جو بینڈ ہے وہ بجے گا اس وقت جب ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پارٹیاں اپنے اپنے کارڈ چلنا شروع کریں گی، اور یہ کوئی زیادہ لمبی نہیں بات چلے گی۔ جو کچھ ہونا ہوگا یہ سب کچھ دسمبر سے پہلے ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔